दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा टाउन। दोस्तों आपकी 100 वन लाइनर वाली सीरीज़ जो है वो फिर से यहां पर शुरू की गई है। बहुत दिन से यहां पर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। उसके पीछे आप देख सकते हैं कि भाई जो लाइटिंग का इशू है, अभी थोड़ा सा ये है कि भाई लोकेशन थोड़ा सा मेरी चेंज हुई है। अभी धीरे धीरे चीज़ें अपनी रेगुलर चीज़ों तरीक़ों पर आएंगी। अभी वाईफाई और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अरेंजमेंट जो है वो नहीं हो पा रहे थे। आप लोगों की क्लासेस भी उसी वजह से प्रभावित हो रही थी। अब लेकिन अब फाइनली 1-2 दिन में आपकी रेगुलर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो WTO को यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। यूके ट्रिपल एस सी के जो बैच के कोर्स की क्लासेस हैं वो भी आपकी मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या फिर वेंसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना रहें। और मेंस पॉलिटी के लिए अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में एनरोल होकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 3 से ज़्यादा यूनिट को, यहाँ पर लगभग 3 यूनिट जो है वो ख़त्म कर ली हैं। WTO को आज की इस क्लास में समझते हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकती थी वो हमने यहाँ पर इस PPT में इंक्लूड किया है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा। अगर किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर क्लियर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है। WTO को बहुत डिटेल में एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं WTO। सबसे पहले आपको बता दें ये जो WTO है यहाँ पर आप लोगों को इससे संबंधित आज हम लोग 100 वन लाइनर्स पढ़ेंगे। 10-10 भागों में इनका विभाजन किया जाएगा। 10-10 पार्ट रहेंगे। 10 वन लाइनर्स में एक टॉपिक, 10 वन लाइनर्स में अगला टॉपिक, ऐसे करके 10-10 वन लाइनर्स में हम लोग एक एक टॉपिक को बांट रखा है। आप एक एक पॉइंट का आनंद लीजिए और कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप हमारे साथ में जरूर शेयर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। देखिए शुरुआत होती है WTO। आपको ये बिल्डिंग आपको नज़र आनी चाहिए। आपने लगातार ऑनलाइन चीज़ों को, हमने पहले भी आपसे कहा है, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हैं तो उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको WTO की बिल्डिंग का एक यहाँ पर नमूना देखने को मिलता है। यहाँ पर जो नोट करने वाले फैक्ट हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और शुरुआत होती है सबसे पहले WTO के डायरेक्टर जनरल। जी हाँ दोस्तों, WTO के डायरेक्टर जनरल, इनका नाम क्या है? नगोची ओकोंजो इवेला है। क्या नाम है इनका? नगोची ओकोंजो इवेला, है ना। और ये 7th डायरेक्टर हैं यहाँ की। ये भी आपको याद रखना है। कितनी? 7वें नंबर की डायरेक्टर। एक चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये अभी 4 सालों के लिए इनकी नियुक्ति होती है ना। 1 मार्च 2021 में पहली वुमेन होती हैं ये, पहली वुमेन, और फर्स्ट अफ्रीकन भी होती हैं जो कि डायरेक्टर जनरल की पद पर ये आई हैं। इनका जो ऑफिस है वो एक्सपायर हो रहा है 31 अक्टूबर 2025। अगर बात करें तो ये नाइजीरिया से, कहां से संबंधित हैं? ये नाइजीरिया से संबंधित हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये 7वीं, है ना। कौन से? कभी कभी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, नंबर पूछ लिया जाता है, तो ये 7वें नंबर की डायरेक्टर जनरल हैं। ये आप याद रखेंगे। इन्होंने ऑफिस टेक ओवर किया था 1 मार्च 2021 को और इनका जो टर्म खत्म होने वाला है वो 31 अगस्त को 2025 में ये खत्म हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, 29 नवंबर 2024, ठीक है, 29 नवंबर 2024 को इन्हें दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है। अभी ये रिटायर तो होंगी लेकिन दोबारा से इनका जो कार्यकाल है फिर से शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त को ये वाला टर्म इनका 4 सालों का टर्म खत्म होगा और अगला 4 साल का टर्म इनका 1 सितंबर से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो ये लगातार रहेंगी। आपको एक नया नाम याद करने की अभी वर्तमान में जरूरत नहीं है, आप इन्हीं से काम चला सकते हैं। इनका नाम है नगोची ओकोंजो इवेला, है ना। कहां से हैं? नाइजीरिया से संबंधित है। इनको दोबारा से WTO का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। अब ये 2025 से फिर से 4 सालों तक इस पद पर बनी रहेंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको समझ में आना चाहिए और याद भी रखना होगा, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, एक एक वन लाइनर को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले WTO की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो 1995, है ना। लगभग इसी डेट ऑफ बर्थ के इसी डेट के आसपास में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। कुल मिलाकर के कितने डायरेक्टर जनरल बने हैं? 7वीं डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में काबिज है और इनका कार्यकाल अभी आगे बढ़ाया भी जाएगा 4 साल के लिए। इन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, इसका जो मुख्यालय है यहां से भी क्वेश्चन बनेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है, ये आप याद रखेंगे। कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। यहां पर गैट, डब्ल्यूटीओ ने गैट का स्थान लिया है। पहले जनरल एग्रीमेंट एक हुआ था, कहां पर? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस पर हम लोगों ने बात की है मेंस की क्लासेस में। गैट क्या होता है, किस तरह से काम करता है? गैट का स्थान ही यहां पर डब्ल्यूटीओ ने लिया था 1995 में। इसको दोबारा से पुनर्स्थापित, उसको एक मॉडिफाई करके आगे दोबारा से अलग से दूसरे नाम से स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1995 में ये स्थापना होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये स्थित इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य व्यापारिक जो वैश्विक आधार पर जो व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। स्वतंत्र भी बनाने का कार्य कर रहा है ये, यहां पर इसको निष्पक्ष बनाने का काम भी और पारदर्शी बनाने का भी कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। मेनली ये जो टारगेट करता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ओवरऑल ट्रेड को, है ना, ओवरऑल ये व्यापार को टारगेट करता है। कहां पर? वर्ल्ड लेवल पर, है ना, वर्ल्ड लेवल की एक इकाई है। 166 के आसपास में इसमें मेंबर्स हैं टोटल, और ये इतने जितने मेंबर्स हैं ये मेंबर कंट्रीज हैं, अलग अलग देश हैं। और वर्ल्ड लेवल पर ये जो देश हैं इनके बीच में आपस में व्यापार है, क्योंकि व्यापार के बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो व्यापार को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बना दी गई जिसे डब्ल्यूटीओ कहा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में इसे जाना जाता है। डब्ल्यूटीओ को कैसे? एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। विवादों का निपटारा बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत ज्यादा विवाद होता है। अभी हम लोगों ने देखा अमेरिका का टैरिफ वाला जो प्रकरण रहा, कभी चीन के ऊपर इतना टैरिफ, कभी भारत के ऊपर, कभी एप्पल की कंपनी जो भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार थी उसको ट्रंप ने एक तरह से मना कर दिया, कहा कि आप भारत में अपना क्रिएशन मत करो, आप हमारे साथ में कोलैब करो। एप्पल को उसके बाद में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विवाद व्यापार के आधार पर बहुत ज्यादा होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने कोल्ड वॉर को भी देखा था, है ना, वहां पर भी रसिया और अमेरिका आपस में इसी तरह से लड़ रहे थे, है ना। तो वो जो कोल्ड वॉर वाला दौर है, इस तरह की चीजें बार बार ना उत्पन्न हो, इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन 1995 में अस्तित्व में आता है और ये विवादों का निपटारा करने का काम करता है। निर्णय यहाँ पर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, पूरी तरह से यहाँ पर निर्णय जो लिए जाएंगे वो सर्वसम्मति से सारे निर्णय लिए जाएंगे, सबकी सहमति यहाँ पर अनिवार्य होती है। व्यापारिक बाधाओं को यहाँ पर हटाने पर बल दिया जाएगा, किसी भी आधार पर, कहीं पर भी, क्योंकि जितना ज्यादा व्यापार होता है उतना ज्यादा उस कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, उस कंट्री को यहाँ पर उसका फायदा मिलता है। तो इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं व्यापार में बाधाओं को हटाने पर भी बल यहां पर दिया जाता है। अब गठन माराकेस समझौता आपको याद रखना है, एक समझौता है मराकेस समझौता, है ना, मैराकेस आप इसे कह लें या फिर मराकेस समझौता। इसके माध्यम से इसका डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है 1995 में, है ना। 1995 में समझौता कौन सा था? मर्राकेस समझौता ये था, ये आपको याद रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में इसका जो संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक एजेंसी, इसे नहीं माना जाता, ये आप याद रखेंगे। देखिए यूएन की एजेंसीज हैं, बहुत सारी यूएन की एजेंसीज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, संयुक्त राष्ट्र जब पढ़ रहे थे। यूएन की एजेंसीज में डब्ल्यूटीओ को नहीं माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के बनाए जाएंगे, है ना, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये यूएन की एक एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता, ये स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है, व्यापार को कंट्रोल करने का काम करता है, निवेश को बढ़ाने का काम करता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपस में जो विवादिक आधार पर जो विवाद होते हैं, है ना, उनको ये कम करने का काम करता है। व्यापारिक आधार पर विवादों को भी ये समाधान करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो वन लाइनर्स होने वाले हैं वो सदस्यता और संरचना से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें कुल मिलाकर के 166 मेंबर्स हैं और बहुत सारे ऑब्जर्विंग कंट्रीज हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये संख्या जो वर्तमान में है वो कितनी है? वो 166 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, ये आप याद रखें। ऑफिशियल डेटा पर अभी हम लोग आएंगे जो आधिकारिक वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब आधिकारिक वेबसाइट पर ये जो डेटा है इसके माध्यम से सारे के सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको अल्फाबेट के आधार पर अरेंज किया गया था। हम लोगों ने पेड क्लास में देखा भी था, वेबसाइट को खोल करके वहां पर मेंबर्स कहां पर कैसे कैसे अरेंज हैं, हम लोगों ने सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी भी थी। और आपसे यही निवेदन रहता है, लगातार हम कहते भी रहते हैं, अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो भारत की ही हो, तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आपको विजिट जरूर करना चाहिए। वहां पर बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर हो जाते हैं। ये संस्थापक सदस्य भारत इसका जो है वो संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता है। सर्वोच्च संस्था इसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ना, जो सबसे ज्यादा
जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन सी है? डिसीजन मेकिंग बॉडी यहाँ पर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, ये आपको याद रखनी है। जनरल काउंसिल जो डब्ल्यूटीओ का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा होता है? वो जनरल काउंसिल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। जनरल काउंसिल क्या करता है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय इसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 15 कहता है कि सचिवालय प्रणाली भी इसमें होती है, जैसे कि मुखिया डायरेक्टर, जिसके जो डायरेक्टर जनरल है वो मुखिया होते हैं। सेक्रेटरीट है ना, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो डिसीजन लेने का काम कर रहा है, लेकिन जो डिसीजन को क्रियान्वित करने का काम करेगा वो कौन करता है? वो सचिवालय करता है। और इस सचिवालय के जो हेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डायरेक्टर जनरल। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग डायरेक्टर जनरल कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो डीएसबी है ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। एक अलग अन्य निकायों में, डब्ल्यूटीओ के अन्य निकायों में एक प्रमुख जो बॉडी है वो कहलाती है डीएसबी। डीएसबी का फुल फॉर्म है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एक ये आपको याद रखना है। और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है ना, एक ट्रेड पॉलिसीज, बहुत सारी कंट्रीज की अलग अलग अपनी ट्रेड पॉलिसीज हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारी अलग अलग ट्रेड पॉलिसीज हैं, तो ट्रेड पॉलिसीज रिव्यू बॉडी भी एक यहां पर मौजूद है। एक डीएसबी हो गया, एक हमारा टीपीआरबी हो गया। क्या हो गया? टीपीआरबी हो गया, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी हो जाता है। डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल 4 वर्षों का, कितना? 4 वर्षों का कार्यकाल। अभी हम लोगों ने बात की इस पर है ना, 4 वर्षों के लिए दोबारा से जो इवेला है उनको यहां पर दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है ना, 4 सालों का कार्यकाल है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल जो है वो नगोची ओकोंजो इवेला, आपको याद रखना है कहां से संबंधित है? अफ्रीका, पहली अफ्रीकन है ये, पहली वुमेन भी है, पहली अफ्रीकन भी है। और इसके अलावा ये जो है वो दोबारा से नियुक्त भी कर दी गई है। कहां से संबंधित है? नाइजीरिया से संबंधित है ना, नाइजीरिया, अफ्रीका की एक कंट्री, नाइजीरिया से ये संबंधित है। डब्ल्यूटीओ में प्रत्येक देश को बराबर वोटिंग का अधिकार भी प्राप्त है। प्रत्येक देश को यहां पर डब्ल्यूटीओ में जितने भी मेंबर्स, 166 मेंबर अभी हम लोगों ने देखे, हर एक मेंबर को यहां पर वोटिंग का अधिकार भी प्राप्त है। निर्णय बहुमत की बजाय यहां पर आम सहमति से लिया जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन सबकी सहमति यहां पर अनिवार्य रहती है। कोशिश यही रहती है कि हर एक ट्रेड पॉलिसी में हर एक कंट्री का यहां पर अस्तित्व, हर एक कंट्री का यहां पर जो एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है उसको यहां पर मान्यता दी जाए, ये यहां पर कोशिश रहती है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रमुख समझौते है ना। अगर आप अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आएंगे ना, तो जो करंट लेवल पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो यहां पर आपको मिल जाते हैं डब्ल्यूटीओ न्यूज एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में। यहां पर मेंबर्स जो है कंसीडर चाइना की रिक्वेस्ट, अभी हाल ही में कैनेडियन सरटैक्स मेजर्स के लिए चाइना की जो एग्जामिन करेगा, चाइना की यहां पे एक तरह से जो रिक्वेस्ट थी कि कैनेडियन सरटैक्स मेजर्स को ये एग्जामिन करे, वहां पर मेंबर ने उस चीज को कंसीडर किया है। ये हाल ही में कुछ हुए इवेंट है जिनके बारे में आप लोगों को कहां पर मिलेगा? यहां पर न्यूज एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में मिल जाता है। इससे करंट आधारित जो इंटरनेशनल अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो आपको डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यहां पर भी एक्टिव होती है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन होना है, किसी भी प्रकार का अदर कंट्री का कोई भी रिव्यू होना है, तो वहां पर जो बॉडी काम करती है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी काम करती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो प्रमुख समझौते हैं उसमें गैट जो है अब डब्ल्यूटीओ के अधीन ही काम करता है। जो जनरल हमारा एग्रीमेंट था, टैक्स एग्रीमेंट है ना, वो टैरिफ एग्रीमेंट जो यहां पर था वो क्या, वो अब डब्ल्यूटीओ के अधीन ही काम करता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज, एक गैट्स नाम का भी संस्था जो कि सेवा व्यापार से संबंधित एक समझौता है, ये आपको याद रखना है। तो गैट अलग है, गैट्स अलग है। ट्रिप्स में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो बौद्धिक संपदा अधिकार को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? वो ट्रिप्स कर रहा है। तो गैट जो है वो डब्ल्यूटीओ के अधीन आ गया। गैट्स जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड हो जाता है। ट्रिप्स जो है वो इंटरनेशनल एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित हो जाता है, बौद्धिक संपदा से संबंधित हो जाता है। ट्रिम्स की अगर बात करेंगे तो ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है वो निवेश से संबंधित एक ये भी संस्था जो कि डब्ल्यूटीओ के ही अंदर काम करता है, उसी के अधीन ही काम करता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा एक व्यापार का सोर्स माना जाता है। कृषि व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एओए को यहां पर बनाया गया है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को बनाया गया, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा व्यापार का एक तरह से स्रोत है। बहुत सारी कंट्रीज एग्रीकल्चर के व्यापार पर ही उनकी मैक्सिमम इकोनॉमी डिपेंड रहती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो पॉइंट आता है हमारा होता है सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी, एसपीएस उपाय, खाद्य सुरक्षा पर आधारित जो उपाय हैं वो भी यहां पर डब्ल्यूटीओ के मेजर्स के माध्यम से होते हैं।
टीबीटी इंपॉर्टेंट टर्म है, मानकों और तकनीकी अधिनियमों से जो संबंधित है, वो टेक्निकल बैरियर्स जितने भी होते हैं ट्रेड के, वो टीबीटी हैंडल करता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट, सब्सिडी और प्रतिकारों उपायों पर लागू यहां पर होने वाला एक एग्रीमेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि गैट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक एरिया को वो डील करते हैं। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट अगर आपसे पूछा जाए, इसके खिलाफ में, डंपिंग के खिलाफ में, कहीं पर भी आपको भी पता है, अगर मान लो किसी भी प्रोडक्ट की डंपिंग हो जाती है, मतलब एक जगह पर उसको जमा कर लिया जाए और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी तरह के प्रोडक्ट को अपने पास में डंप कर लेते हैं, जिसकी वजह से कीमत बढ़ेगी, तब वो वहां पर बेचना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहां पर बनाया गया है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, है ना। ये कंट्रीज को दिया जाता है ताकि वो यहां पर डंपिंग ना कर पाए किसी भी प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से बिल्कुल मतलब निराधार कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ना बढ़ सके। इस चीज को यहां पर किया जाता है। डीएसयू आपको याद रखना है, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग, विवाद समाधान प्रक्रिया तय करने का काम करता है। ये भी डब्ल्यूटीओ के अंदर एक समझौते के रूप में इसे देखा जाता है। तो हम लोगों ने यहां पर प्रमुख समझौते देखे। अब यहां पर विवाद समाधान तंत्र, इससे संबंधित कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, तंत्र हैं जो कि विवाद के समाधान करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है डीएसबी। अभी हम लोगों ने बात की डिस्प्यूट सेटलमेंट, है ना। डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम किसका है? डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम जो है वो डीएसबी का है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का है। व्यापार विवादों को ये हल करने का काम करता है। पहला तो डीएसबी हम लोगों ने याद रखना है। उसके बाद में विवाद समाधान प्रक्रिया बहुपक्षीय और कानूनी प्रक्रिया पर आधारित होती है। यहां पर कैसे? बहुपक्षीय और कानूनी प्रक्रिया पर आधारित होती है। अपीलिएट बॉडी को अगर बात करेंगे, अपीलीय निकाय जो है वो डीएसबी का ही हिस्सा है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी विवाद आता है तो आप अपीलीय निकाय का प्रयोग करके अपनी चीज को आगे हाईलाइट कर सकते हैं, स्टार मार्क करा सकते हैं, उसको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला जो नंबर आता है वो कई मामलों में डीएसबी का उपयोग किया जाता है। डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान प्रणाली को निष्पक्ष माना जाता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर कई सारे लालछन ये लगाए जाते हैं कि ये जितने भी विकासशील देश हैं ना, वो डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बना है वो विवाद समाधान प्रणाली को निष्पक्ष ही माना जाता है, ऐसा देखा जाता है आमतौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका में डीएसबी की निष्पक्षता पर सवाल यहां पर उठाए जाते हैं। अमेरिका ने यहां पर डीएसबी की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाए हैं। चाइना को कभी ये फेवर करते हुए दिखाई पड़ रहा है, या फिर रसिया को कभी फेवर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि विकासशील देश ही इससे परेशान है, विकसित देश भी कई बार इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। कई विकासशील देशों ने अपीलीय न्यायालय में फैसले की देरी, फैसलों में अगर देखिए अगर मान लीजिए कोई भी अगर न्याय होना है और उसमें विलंब होता है ना, विलंब से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। और ये यहाँ पर प्रकरण पाया गया कि भाई इसका जो प्रोसेस है, जो एक तरह से डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट का जो प्रोसेस है, वो यहां पर स्लो प्रक्रिया है। ये आप याद रखेंगे। अपीलीय न्यायालय में न्यायाधीश भी होते हैं। यहां पर जो अपीलीय निकाय होता है, इसमें 7 न्यायाधीश होते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने जज होते हैं यहां पर। तो यहां पर कुल मिलाकर के 7 जज होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो एक कंप्लीट फुल फ्लेक्स्ड, ये एक तरह से जस्टिस दिलाने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। किसके अंडर में आती है? आती डीएसबी के ही अंडर में है। ठीक है, आती किसके अंडर में है? आती डीएसबी के ही अंदर में है। ये आप याद रखेंगे। 166 मेंबर, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, 30 अगस्त 2024 तक इसमें जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है, वो 166 हैं। ये आपको याद रखना है। यहां पर कुछ ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स यहां पर दी गई हैं, आपको आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, जिसमें अल्जीरिया है, एंडोरा है, अजरबैजान है, बहामास है, बेलारूस है ना। इस तरह से भूटान, बोस्निया, क्यूराकाओ, इक्वेटोरियल गिनिया हो गया, है ना, इथोपिया हो गया, ईरान, इराक हो गया, लीबिया, लेबनीज, है ना। ये सारे जो हैं ये यहाँ पर ऑब्जर्वर गवर्नमेंट यहाँ पर हो जाती है। भारत की अगर बात करेंगे तो 1 जनवरी 1995 में भारत ने इसको ज्वाइन किया था। आइसलैंड के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, एक तरह से वो फाउंडिंग मेंबर्स में रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फाबेट के फॉर्म में सारे के सारे कंट्रीज, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इसमें अरेंज्ड हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो 29 जुलाई 2016 में इसने इसको ज्वाइन किया। अल्बेनिया यहाँ पर 2000 में करता है। अंगोला यहाँ पर 1996 में, है ना। उसी तरह से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग ईयर है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाला ये है कि कौन यहाँ पर न्यूएस्ट मेंबर है और कौन यहाँ पर ओल्डेस्ट फॉर्मिंग मेंबर्स में आता है। तो इंडिया यहाँ पर फॉर्मिंग मेंबर्स में आ जाता है। बाकी कुछ बेसिक आइडिया आपको बाकी भी मेंबर्स का होना चाहिए, जिनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो यहाँ पर निर्णय बाध्यकारी होता है, परंतु उनके
क्रियान्वयन में यहाँ पर समय लगता है। समाधान प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। बेसिकली ये आपको याद रखना है। भारत और डब्ल्यूटीओ से संबंधित 10 वन लाइनर्स हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलते हैं कि भारत का इसमें क्या रोल है। तो यहाँ पर संस्थापक सदस्य तो था ही, कृषि सब्सिडी को लेकर के कई बार आपत्ति जताने का काम भारत ने इसमें किया है। विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम भारत हमेशा करता है और उसी के तहत में डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा को लेकर के विशेष छूट की मांग भी यहां पर की जाती है। सब्सिडी के लिए लगातार डिमांड करता है और साथ में विकासशील देशों के प्रतिनिधिकर्ता के रूप में भारत को यहां पर देखा जाता है और अपनी आवाज ये उठाने का काम करते हैं विकासशील देशों के माध्यम से। उसके बाद में अगला जो आता है, भारत और अमेरिका के बीच में कई बार विवाद डब्ल्यूटीओ में गए हैं, है ना। बहुत बार विवाद जो होते हैं वो डब्ल्यूटीओ में जाते हैं भारत और अमेरिका के बीच में। लगातार एक के बाद एक जो भी ट्रेड के आधार, व्यापार के आधार पर जो भी विवाद होता है वो यहां पर डब्ल्यूटीओ के बाद में जो वो प्रक्रिया ही है ना, वो प्रक्रिया ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और भारत के बीच में ही, अमेरिका भारत और चाइना के बीच में भी, भारत यूके के बीच में, सेंट्रल ईस्ट के बीच में, जहां पर भी व्यापारिक आधार पर कोई भी विवाद होगा तो वहां पर जो मुद्दा है वो कहां जाता है, वो डब्ल्यूटीओ में जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आईटी फर्म सेवा क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ से लाभ प्राप्त करता है भारत काफी ज्यादा। इसमें सेवा क्षेत्र में आपको भी पता है भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा एक तरह से रोजगार भी उत्पन्न कराता है और साथ में बहुत बड़ा यहाँ पर वो एक इनकम का सोर्स भी होता है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो उसमें आईटी फर्म, आईटी फार्मा और सेवा क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ से लाभ भारत ने प्राप्त काफी हद तक किया है। ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार पर अपनी स्थिति को स्पष्ट डब्ल्यूटीओ के तहत में भारत ने की है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत ने यहाँ पर भारत का रुख जो है वो संतुलित और विकासोन्मुखी है, विकास की तरफ देखने हुआ और एक संतुलित, एक बैलेंस्ड अप्रोच को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। किसी भी तरफ हम लोग यहाँ पर टिल्ट नहीं करते, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो चाहे वो सोशलिस्ट हो, हम लोगों का जो आधार रहता है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट, भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है तो एओए के तहत में न्यूनतम समर्थन मूल एमएसपी की रक्षा करने का काम कौन करता है, भारत ही रक्षा करने का काम करता है। डब्ल्यूटीओ में नीति लचीलापन और विशेष प्राथमिकता के पक्ष में यहां पर भारत रहता है। मतलब नीति का लचीलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉलिसीज जो है वो हमेशा के लिए बना दी जाए, उसमें नीड्स के अनुसार, है ना, जो जरूरत हमारी है उसके अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन भी किए जाने चाहिए, तभी यहां पर एक फुल फ्लेक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह से उत्तरदायित्व तो उसका समझ में आता है। उसके बाद में डब्ल्यूटीओ और विकासशील देशों के साथ में कैसा क्या रहता है, तो इसमें आपको नाम याद रखने हैं। विशेष व प्राथमिकता उपचार की सुविधा विकासशील देशों को यहां पर दी जाती है। यहां पर प्राथमिक उपचार की सुविधा किसको मिल रही है, विकासशील देशों को। प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की जाती है विकासशील देशों के मुद्दों को, क्योंकि जो सबसे ज्यादा व्यापार और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक बूम की जरूरत है वो विकासशील देशों की है। विकसित देश तो अपना वो सब कुछ कर रहे हैं, उनका सब कुछ बैलेंस्ड है, लेकिन जो विकासशील देश है वहां पर इनबैलेंसी बहुत ज्यादा होती है। निर्णय से विकासशील देश जो है वो डब्ल्यूटीओ के निर्णयों से बहुत ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा एक ब्लेम लगाया जाता है कि डब्ल्यूटीओ जो काम करता है ना वो विकसित देशों को ध्यान में रख करके काम करता है। इस वजह से विकासशील देश कहीं ना कहीं इनसे खफा भी रहते हैं। कृषि और बौद्धिक संपदा में विकासशील देशों की चिंता बनी रहती है और साथ में डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल भी होती है ना। डब्ल्यूटीओ की जो प्रक्रिया है वो तकनीकी आधार पर बहुत ज्यादा जटिल रहती है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रक्रियाएं कैसी हैं, जटिल रूप में यहां पर प्रक्रियाएं होती हैं। विकासशील देशों में वित्तीय और कानूनी सहायता की मांग यहां पर की जाती है। ट्रिप्स के तहत में कई विकासशील देशों के लिए बाधक रही है, क्योंकि ट्रिप्स की नीतियां ऐसी हैं कि भाई आप लोग अगर मान लो कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना ली है, आपने वहां पर ट्रेडमार्क ले लिया, आपने कॉपीराइट ले लिया, तो उसके बाद में इनोवेशन, देखो इनोवेशन जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है ना। बार बार आप हर दिन एक नया आविष्कार नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी विकसित हुई चीज, पहले से जो विकसित है, पहले से जो इन्वेंशन हो चुका है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, उसको आप अपना करके अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिप्स है उसकी नीतियां विकासशील देश, क्योंकि विकासशील देशों में जो डेवलपमेंट होता है, जो एक तरह से इनोवेशन होता है, उसकी लिमिटेशन होती है, क्योंकि इनोवेशन हमेशा कॉस्टली होता है, जिसको विकासशील देश कई बार अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो विकासशील देश इस चीज से नाखुश रहते हैं कि ट्रिप्स की नीतियों के माध्यम से विकसित देश जो है, जिनके पास में पैसा है, वो इनोवेशन पर अपना एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वो चीज विकसित देश नहीं कर सकते। और विकसित देश उनके इन्वेंशन का यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बने हुए हैं। तो इस वजह से विकासशील देश जो हैं वो ट्रिप्स की योजनाओं से बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं। ये आपने देखा होगा कई बार, आप लोगों ने, मतलब आप इसको फील कर सकते हैं कि पहले से इन्वेंशन अगर हुआ था, है ना, उस चीज को अगर हम अप्लाई करके अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। लेकिन विकासशील देश जिनके पास में ना पैसा है ना इनोवेशन का खर्चा वो उठा सकते हैं, उनको इन्वेंशन करके
नई चीज को यहाँ पर डेवलप करना, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी डब्ल्यूटीओ से ये लोग थोड़ा सा खफा रहते हैं, या फिर ट्रिप्स से बेसिकली ये बहुत ज्यादा खफा रहते हैं, है ना। विकासशील देशों को डिजिटल व्यापार के मुद्दे पर चिंता रहती है। हम लोग देखिए विकासशील देश जो होते हैं वो लिमिटेड है रिसोर्सेज में भी, लिमिटेड है सर्विसेज में भी, हम लोग कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे जो डेटा है हम लोग वहां से ही लेते हैं, विकासशील देशों से ही लेते हैं, विकसित देशों से ही लेते हैं, माफ कीजिएगा। और तो विकासशील देश यहां पर इस वजह से भी परेशान है कि भाई ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क पर कंट्रोल आपका है, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल आपका है, साइंस पर कंट्रोल आपका है, हम अपने इन्वेंशन नहीं कर सकते। इस वजह से व्यापार, डिजिटल व्यापार के मुद्दे पर भी चिंता विकासशील देश यहां पर व्यक्त करते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों की एकता समूह रूप में भी देखी जाती है। विकासशील देश यहां पर अपने आप में एक समूह बना करके अपने प्रतिनिधित्व को, अपनी कंडीशन, अपनी बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। G33 आपको याद रखना है, G20 जैसे जो समूह है वो डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों की आवाज के रूप में ही बनाए गए हैं। G20 भी इसी प्रकार से बनाया गया और G33 भी इसी प्रकार से बनाया गया है। विशेष और विभेदित उपचार है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की मांग यहां पर जोरदार रहती है, ये आप याद रखेंगे। विकासशील और क्या, विशेष और विभेदी उपचार, है ना, विशेष और विभेदी उपचार में यहां पर चीजें होती हैं। आलोचनाएं और समस्याएं, डब्ल्यूटीओ की आलोचना और समस्या अगर आप देखेंगे 10 वन लाइनर्स के फॉर्मेट में आलोचना क्या है, इसमें क्या क्या आती है, तो देखिए विकसित देशों का वर्चस्व यहां पर रहेगा। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत से ही बात की है कि भाई विकसित देश यहां पर अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से विकासशील देशों को नुकसान होता है। निर्णय प्रक्रिया धीमी और जटिल मानी जाती है। निर्णय विवाद आता भी है तो उसका रिजोल्यूशन जो है वो एक तय समय पर नहीं हो पाता, जिससे भी विकसित देश यहां पर परेशान होते हैं। ये अपीलीय निकाय पर अमेरिका ने रोक लगाई थी, यहां पर अपीलीय निकाय पर अमेरिका ने रोक लगाई थी, लगातार एक के बाद एक, है ना। छोटे और गरीब देशों के लिए चुनौतीपूर्ण डब्ल्यूटीओ लगातार बना रहता है। पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी यहां पर की जाती है, और साथ में इंटेलेक्चुअल ट्रिप्स वाला तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। पारदर्शिता की कमी भी यहां पर, निर्णयों में पारदर्शिता नहीं देखने को मिलती, क्योंकि कई बार विकासशील देश यहां पर परेशान होते हैं कि विकसित देशों के आधार पर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जिस पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा भी कर ली। निष्क्रियता पर भी सवाल उठे हैं कई बार, है ना। और उसके साथ में वैश्विक सहमति, इस पे सुधार को लेकर के कोई भी वैश्विक सहमति नहीं बन पाती, क्योंकि जितने ज्यादा अगर बर्तन होते हैं ना वो उतना ज्यादा आवाज करते हैं। अब यहाँ पर जो सहमति, जो नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं वो सारे के सारे मेंबर्स हैं, सर्व सहमति से ये पूरी संस्था बनती है। तो सर्व सहमति हर बार पर, हर मुद्दे पर हो जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रक्रिया स्लो चलती है। इस वजह से आपको इसे याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। डब्ल्यूटीओ की भूमिका वैश्विक व्यापार युद्धों में बहुत ज्यादा डब्ल्यूटीओ की भूमिका नहीं रह जाती, वो कमजोर ही रह जाती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विकासशील देशों से हट करके विकसित देशों की तरफ अपनी चीजों को रखते हैं। थोड़ा सा टिल्ट एक वहां पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये जो भूमिका है वो वहां पर कमजोर होती है, दिखाई पड़ती है। कई बार निर्णय लेने में बाधक रहते हैं, सहमति आधारित प्रणाली पर कई बार निर्णय लेने में ये बाधक भी रहते हैं। सहमति, जितना ज्यादा सहमति, जितना सलाह आप लेंगे उतना ज्यादा, जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, अगर आप अकेले कपड़े लेने गए हैं तो आप 10 मिनट में कपड़ा लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आप 7-8 लोगों के साथ में जाइए कपड़े लेने और आपको वहां पर हो सकता है 3 से 4 घंटे लग जाएं और आप एक भी कपड़ा ना चॉइस कर पाएं। तो जितना ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, जितना ज़्यादा डिस्कशन रहेगा, उतना ज़्यादा जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा, निर्णय लेने में बाधकता वहां पर फिर बढ़ जाती है ना। तो इसके आधार पर आपको ये भी ध्यान रखना है। अब अगर करंट इवेंट में इसमें कुछ चीज़ें देखें तो सबसे पहले आता है हाल ही के वर्षों में प्रासंगिकता पर बहस चल रही है। इसके पूरे के पूरे जो एक तरह से मेथड है, जो इसका जो काम करने की प्रणाली है, उसको बदलने पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध डब्ल्यूटीओ को प्रभावित करता है, इसके अस्तित्व पर भी सवाल ये उठाने का काम करता है। ई कॉमर्स पर स्थगन का विरोध यहां पर किया जाता है और प्लास्टिक कचरा व्यापार पर चर्चा लगातार डब्ल्यूटीओ में चल रही है। ये कुछ करंट के ऐसे मुद्दे जो कि चीजें चल रही हैं। वैक्सीन पेटेंट छूट की मांग डब्ल्यूटीओ में उठी थी, लेकिन उस समय पर वैक्सीन पेटेंट करा करके बेची गई, जो कि डब्ल्यूटीओ को यहां पर अगर मान लो अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई भी इमरजेंसी आई है तो वहां पर डब्ल्यूटीओ को अग्रणी भूमिका निभा करके वहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए, जो कि नहीं दे पाया गया यहां पर डब्ल्यूटीओ के द्वारा। भारत में अगर आप भारत और दक्षिण अफ्रीका में
ट्रिप्स की छूट का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया, जो कि नहीं पॉसिबल हो पाया। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस 2022 में हुई थी और 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद में अगला जो आया खाद्य निर्यात प्रतिबंधों और मत्स्य पालन सब्सिडी पर चर्चा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर की सब्सिडी से लेकर के भी से संबंधित भी चर्चाएं देखने को मिलती हैं। व्यापार पुनरुद्धार का यहाँ पर नीति बनाई जाती है, और साथ में WTO की सक्रियता भी जलवायु और परिवर्तन और व्यापार में भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विकासशील देश जो है वो इसमें थोड़ा सा असंतोष उनको रहता है। इस वजह से उन्होंने अलग अलग प्रकार के ग्रुप भी बना रखे हैं, जिसमें से G33 और G20 हम लोगों ने देखा कि इसके एग्जाम्पल हैं। अगला जो पॉइंट आता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका अगर अग्रणी भूमिका देखेंगे तो नियम निर्धारित करने का काम, यहाँ पर वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित करने का काम किया जाता है। स्थिरता और पारदर्शिता यहाँ पर आती है, और वैश्विक GDP में वृद्धि को यहाँ पर प्रभावित भी किया जाता है। व्यापार आधारित विकास को प्रभावित किया जाएगा, माध्यम से व्यापारिक विवादों में स्थायित्व लाने का प्रयास किया जाता है, और वैश्विक निवेश में विश्वास पैदा करने का भी काम किया जाता है। डिजिटल व्यापार को लेकर के नए नियमों पर कार्य चल रहा है, और फूड सिक्योरिटी को व्यापार के साथ में जोड़ने का फूड सिक्योरिटी को व्यापार के साथ में जोड़ने का कार्य किया जाता है। व्यापारिक आधार पर पॉलिसीज बनाई जाती है। केंद्र बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो केंद्र बिंदु है वो WTO बन चुका है वर्तमान में, लेकिन वही है कि सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत, लगातार सुधार की डिमांड जो है वो भारत भी उठाता रहता है, वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज भी उठाती रहती हैं, लेकिन सुधार उतना हद तक नहीं हो पाया है। 10 और लास्ट में अगर हम लोग देखें समरी पॉइंट्स, अगर आप देखें भविष्य की दिशा और सुधार इसमें क्या हो सकता है, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि भाई पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा सा सुचारू होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है ना, जो एक तरह से रेजोल्यूशन होता है डिस्प्यूट्स का वो बहुत धीमा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विकासशील देश परेशान भी होते हैं। अपीली निकाय को पुनः से क्रियाशील बनाने का कार्य, जो कि अमेरिका लगातार उसका विरोध करता है, कहीं ना कहीं उसे बायस्ड कहा जाता है, कहीं ना कहीं वहां पर जो 7 जजेस हैं वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, तो उसको क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाए। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट नियम की आवश्यकता है। व्यापार, पर्यावरण मुद्दों को व्यापार से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि अब वर्तमान में जितना भी हम लोगों ने काम किया, जितने भी हम लोगों ने इन्वेंशन किए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पर्यावरण के आधार पर बहुत ज्यादा नुकसान ही हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान को यहां पर उसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हमारे मुख्य धरातल पर आएंगे, मेन पॉइंट्स पर आएंगे। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो देश की आवाज को मजबूत किया जाता है। यहाँ पर विकासशील जो देश हैं उन्होंने लगातार अपनी ग्रुप बना करके G20, G33 उनके माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया है, लेकिन एक निष्पक्ष अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो हर एक मेंबर को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पर बहुपक्षीयता की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पक्ष यहाँ पर नीतियों को निर्धारण कर रहा है, केवल विकसित देश यहाँ पर नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति, हर एक देश को यहाँ पर एक क्या करना है, एक यहाँ पर आधार देना है, सुदृढ़ अधिकार देना होगा। उसके बाद में नई जो एक तरह से व्यापारिक चुनौतियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो WTO को पुनर्संचित करना होगा, और इसके साथ में ढांचे को सरल और प्रभावी बनाने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके बाद में आखिरी में जो 2 पॉइंट बचते हैं वो ये है कि साथ साथ मानवाधिकार, व्यापार के साथ साथ में मानवाधिकार सतत विकास से यहाँ पर जोड़ने का काम करना होगा, जो कि वर्तमान की मांग भी है। कहीं ना कहीं हम लोग मानवाधिकार और सतत विकास को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं तो वो आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा हो सकता है। भविष्य तभी उज्जवल होगा जब सदस्य देश की सामूहिक दृष्टिकोण यहां पर अपनाया जाए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बाइसिंग ना देखने को मिले। अगर बाइसिंग होगी तो फिर विश्वसनीयता खत्म होगी और इस तरह की चीजें फिर आगे देखने को नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक डिस्कशन रहा WTO के बारे में, जो कि व्यापार को केंद्रित करने का काम करता है, व्यापार को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको ये मैनेज करने का काम करता है। उम्मीद है एक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है
तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में पॉलिटिकल साइंस विषय या फिर ज्योग्राफी विषय या फिर अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स विषय से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे शिक्षा टाउन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच को उसमें इनरोल करके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आज की इस क्लास में वर्तमान के लिए इतना ही। अगर आप हमारे किसी भी चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्यूआर कोड्स दिए गए हैं, आप इसके माध्यम से उन चैनल्स में भी जुड़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से वहां पर आप व्यक्त भी कर सकते हैं। वर्तमान के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ में शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। जो क्लासेस का गैप हुआ था अब उस पर थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते से चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी। आप लोगों को बस ध्यान ये रखना है जितना अभी पहले का हुआ है उसको आप लोगों, ऐसा ना हो कि भाई क्लासेस नहीं हो रही तो यार हम क्यों पढ़ें। आपको रिवीजन अपना करते रहना है। आगे की जो क्लासेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दी जाएगी। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।